हेलो प्रिय, मेरा नाम आदित्य कुमार है। कल हमने BHIC 101 भारत का इतिहास वन का एक वीडियो मैंने बनाया था। और उसके बाद का वीडियो ये है, दूसरा वीडियो ये है आपका। और इसमें मैं और भी बहुत सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ। कल थोड़ा गला खराब होने के कारण मैंने थोड़ा कमी बताया था। आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ क्या क्या। पहले हमने चलिए स्टार्ट कर। पहले हमने उद्देश्य को पढ़ाया था, ठीक है। उद्देश्य से बता दिया था कल। अब हम प्रस्तावना बताएंगे, ठीक है। प्रस्तावना में क्या है आप देखेंगे, ठीक है। लिखा है, ठीक है ना, लिखा यहाँ पे है बिना, यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, बिना भूगोल, ठीक है ना, बिना भूगोल के इतिहास, ठीक है, प्रायः अधूरा है, ठीक है ना। बिना भूगोल के इतिहास प्रायः अधूरा रहता है और अपने एक मुख्य तत्व से वंचित हो जाता है। पहले आप बात समझेंगे क्या कह रहा है। ये क्या ये रहा है, मतलब ये समझाया जा रहा है जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे, किसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, वो आपको ये प्रस्तावना बता रहा है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है। जो भूगोलिक क्षेत्र और स्रोत जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लिखा है बिना भूगोल के इतिहास प्रायः अधूरा है। सही बात है। देखो इतिहास क्या है ना, इतिहास आपका ये आपको ये दर्शाता है कि हम मतलब फ्यूचर में क्या हुआ क्या नहीं, इसके सीधे प्रमाण हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। अब भूगोल क्या है, भूगोल का ये है कि ये मतलब इसकी प्रमाण है कि हाँ, जैसे इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है बट भूगोल का प्रमाण है, ठीक है ना। इसलिए वो बोल रहा है बिना भूगोल का इतिहास प्रायः अधूरा है। ये तो बात सही है, क्योंकि इतिहास की जब पहले खोज हुई तो उस समय हमें पुरातात्विक जैसे साक्ष्य था, मतलब सिर्फ आप अध्ययन किया जा सकता है उसे। लिखित साक्ष्य में हमें, जैसे आप आगे आगे हम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पहले क्या था कि आपको खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद आपको मोहनजोदाड़ो की जब खोज हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी, तो उस समय खुदाई की गई थी, तो उससे अवश्य प्राप्त हुए थे। लेकिन उसका एक्चुअली अनुमान हमें पता नहीं था कि कब का है क्या है। तो धीरे धीरे प्रसार का मतलब प्रसार काल में ये पता चला कि आपका जब आपका वैदिक काल है तब हमें सब चीज़ उसका व्याख्या होने लगा कि हाँ, वैदिक काल से हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल के बाद से आपका वो सन वगैरह जो भी ईस्वी है वो हमें पूरा होने लगा, पता चलने लगा। लेकिन भूगोल क्या है, भूगोल वर्षों से आपका वो क्या है कि एक संख्या, अनुमान या मैपिंग जो भी चीज़ है वो बिल्कुल सच ही और सटीक हुआ है रहा है, ठीक है ना। यही बात है, बिना भूगोल के इतिहास प्रायः अधूरा रहता है और अपने एक मुख्य तत्व से वंचित रहता है। मतलब भूगोल के बिना इतिहास अधूरा है, लेकिन अपने मुख्य तत्व पर वंचित रहता है, मतलब अस्थायी रहता है, ठीक है। दूसरा देखें, यानी भूभाग या भूमंडल की अवधारणा के अभाव में इतिहास अपने लक्ष्य से भटक सकता है। देखो भूमंडल की अवधारणा क्या बोल रहा है, यहाँ देखेंगे, इसको आप समझेंगे। ये नहीं है कि आज ऐसी वीडियो में खाली बना के आपको अपलोड कर दूं कि मैंने दे दिया, ऐसा नहीं। समझना सबसे जरूरी है। एग्जाम में समझ सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होती है, ठीक है ना। तो आप समझे, ठीक है, पहले समझे, उसके बाद हम पूरा चीज कवर कराएंगे, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है ना। देखिए क्या बोला, यानी भूभाग मतलब भूमंडल, ठीक है। भूमंडल की अवधारणा के अभाव में इतिहास अपने लक्ष्य से भटक सकता है। जो इतिहास है अपने लक्ष्य से भटक सकता है, लेकिन भूगोल कभी नहीं भटक सकता है। ये आप याद रखिए, ठीक है ना। ये कह रहे हैं, अब याद रखिए, यही कारण है कि इतिहास को मानव जाति के इतिहास और पर्यावरण के इतिहास दोनों एक ही रूप में देखा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है यही कारण है कि इतिहास को मानव जाति मतलब मनुष्य, ठीक है ना, हम लोग मानव जाति के इतिहास और पर्यावरण के इतिहास से, जो हम मानव जाति है ना, कोई भी चीज पर्यावरण, पेड़ पौधा या चीजें, हम कोई भी चीज हम लगाते हैं तो एक मनुष्य और एक इंसान ही लगाता है, ठीक है ना। तो वही बताया जा रहा है, रूप में देखा जाता है, तो मनुष्य के ही रूप में इतिहास को देखा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे लिखा है
इन दोनों को अलग करना कठिन है। पर्यावरण और मनुष्य को अलग करना कठिन है, क्योंकि आप पर्यावरण को मनुष्य से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मनुष्य अपना काम या कोई चीज करता है तो एक इतिहास के लिए एक नाम हो जाता है, एक पहचान हो जाती है। वही बता रहे, इन दोनों को अलग करना कठिन है। ठीक है, अब देखिए, मानव इतिहास और पर्यावरण के इतिहास दोनों ही परस्पर एक दूसरे से प्रभावित है। ये बोल रहा है मानव इतिहास और पर्यावरण, मतलब मानव और पर्यावरण का इतिहास दोनों एक परस्पर बराबर एक दूसरे के प्रभावित करते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक दूसरे पर पर्यावरण और इतिहास, मनुष्य का इतिहास और पर्यावरण का इतिहास एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अभी मैंने बताया था ना, मनुष्य कोई काम करता है तो आपका पर्यावरण के ही रिलेटिव, पर्यावरण के लिए मनुष्य ही काम करता है, तो एक इतिहास के लिए यादगार होता है या पहचान होती है उसकी, जो भी जहाँ इस इंसान ने यहाँ पे कोई चीज प्लांट मतलब पौधा लगाया या कोई चीज वातावरण साफ किया या साफ सफाई कर रहा है, तो एक इतिहास के रूप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, लिखा है मनुष्य और प्रकृति के बीच परस्पर आदान प्रदान, मतलब ये बोल रहा है मनुष्य और हमारा प्रकृति जो भी है, प्रकृति के बीच परस्पर आदान प्रदान बहुत पहले से शुरू हुआ है, जहां प्रत्येक ने दूसरों को प्रभावित किया। ठीक है, जो मनुष्य है और प्रकृति के बीच परस्पर आदान प्रदान होता रहा। मनुष्य कोई काम करता है तो प्रकृति के ही रिलेटिव होता है, और चाहे प्रकृति कोई भी चीज, मतलब प्रकृति कोई भी चीज, वर्षा होती है, जब कोई भी प्रकृति से हमें प्राप्त होता है तो हमारे एक दूसरे को आदान प्रदान ही करता है। वो हमारे लिए सोचता है और हम अपने प्रकृति के लिए सोचते हैं, ताकि हम लोग अपना जीवन सुखी से बिताएं और जो भी इस धरती पर जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो सब खुशहाल रहें। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा आदान प्रदान बहुत पहले से शुरू हुआ है, जहाँ प्रत्येक ने दूसरों को प्रभावित किया है। मतलब क्या बोल रहा है, मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित हुआ है और बहुत वर्षों से चली आ रही है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसमें और थोड़ा बाकी है।